Good morning students, welcome again in the online classes of English literature. लास्ट वीडियो में जैसे कि हमने देखा था कि हम क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। पोएम थी आपकी द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, विलियम वर्ड्सवर्थ की। उसमें एक क्वेश्चन जो था लॉन्ग वो हमने कंप्लीट कर लिया था। एक लास्ट क्वेश्चन आपका इसमें दे रखा है, दो ही क्वेश्चन है। एक लास्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है। अब नेक्स्ट पोएम मैं लेने जा रहा हूँ और इस पोएम के साथ उस लास्ट क्वेश्चन को हम कंप्लीट करेंगे। जब ये पोएम कंप्लीट हो जाएगी, जब इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, तब पहले उस लास्ट क्वेश्चन को करेंगे, क्योंकि छोटा सा क्वेश्चन है। इतने टाइम पीरियड में तो आपकी ये पोएम जो है वो आपकी हो जाएगी। तो अब जो नेक्स्ट पोएम है हमारी वो है कमिंग, COMING, कमिंग। दिस पोएम इज रिटन बाय फिलिप लार्किन। फिलिप लार्किन के बारे में बताना चाहूँगा कि फिलिप लार्किन जो थे ब्रिटिश पोइट थे। शुरुआत में इन्होंने जो काम किया था वो लंदन के अंदर हल यूनिवर्सिटी है, HULL हल यूनिवर्सिटी, वहाँ इन्होंने एक लाइब्रेरियन का काम किया था। लेकिन वो काम जो था वो उनको काफ़ी ज़्यादा बोरिंग फील करता था, बोरिंग फील होती थी उस काम में। तो उसी काम के साथ साथ उन्होंने फिर अपनी राइटिंग को भी चालू किया और शीघ्र ही जल्दी ही ये आपके पोइट लॉरेट बने। उनके बारे में, लार्किन के बारे में मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है। फिलिप लार्किन जो है वो 1922 में आपके पैदा हुए थे और 1985 में इनकी डेथ हुई। लार्किन के बारे में देखें, हमारे जो पोइट हैं वो कौन है? लार्किन जो है पूरा नाम है फिलिप लार्किन। लार्किन जो है अ लीडिंग ब्रिटिश पोइट, एक काफ़ी अग्रणी एक ब्रिटेन के कवि रहे। फेमस, काफ़ी पॉपुलर थे। जैसे एज द लीडर, एक लीडर के रूप में पॉपुलर थे। लीडर क्या किए थे? मूवमेंट जो था इंग्लिश पोइट्री के अंदर जो 1950s में आया था, तो उस मूवमेंट के लिए ये काफ़ी पॉपुलर थे, क्योंकि उसके एक लीडर के रूप में फिलिप लार्किन थे। फिलिप लार्किन जो थे वो पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए? इन कॉवेंट्री, वॉर्विकशायर में। देखिए जैसे कि हमारे यहाँ जयपुर, रायपुर, भरतपुर, तो लास्ट में पुर जनरली जो आता है, तो ऐसे ही हमारे इंग्लैंड में जो काउंटीज़ होती हैं वो होती हैं आपकी काउंटीज़। तो काउंटी में लास्ट में शायर, SHIR जनरली यूज़ किया जाता है। तो वॉर्विकशायर में ये पैदा हुए थे और 9 अगस्त को 1922 में। तो 9 अगस्त 1922 को इनका जन्म हुआ। वॉर्विकशायर के एक टाउन था कॉवेंट्री, वहाँ ये पैदा हुए थे। हिज फर्स्ट पोएम, इनकी जो पहली पोएम थी वो थी अल्टीमेटम, ULTIMATUM, अल्टीमेटम। पहली कविता इनकी अल्टीमेटम थी, जो कि अपीयर हुई, काय में अपीयर? लिसनर नाम की एक मैगजीन थी, उसमें ये कविता इनकी आई थी। और कब? जब वो मात्र 18 ईयर्स ओल्ड थे, जब वो खाली 18 साल के थे, तब उनकी ये कविता जो थी अल्टीमेटम वो आई थी। द लेस डिसीव्ड, एक महान क्रिटिक हुए हैं और महान क्रिटिक ने इनके बारे में एक ही बात कही है कि द लेस डिसीव्ड, ये इनकी जो आपका पोइटिक वॉल्यूम था लेस डिसीव्ड फिलिप लार्किन का, तो ये जो वॉल्यूम था लेस डिसीव्ड, इस वॉल्यूम ने इनको काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर बनाया है। यानी कि पॉपुलैरिटी अब इन्हें मिलना शुरू हो गई थी, लोग इनके नाम को जानने लगे थे। फिर द विल्सन वेडिंग नाम की एक पोइट्री आई इनकी। द विल्सन वेडिंग जो पोएम है, इसको हम जस्ट लाइक यू कैन से द वेस्टलैंड, जो T.S. एलियट ने लिखी है, एक काफ़ी पॉपुलर एक पोएम है T.S. एलियट ने जो लिखी है द वेस्टलैंड, ठीक है। तो उसके कंपेयर में इसको हम विल्सन वेडिंग को ले सकते हैं। ये इन समहाउ मैनर यू कैन से दैट दिस पोएम इज जस्ट लाइक एन एलिजी ऑल्सो, ठीक है, विल्सन वेडिंग। तो विल्सन वेडिंग जो पोइट्री है, इस पोएम ने इनको इतनी अधिक पॉपुलैरिटी दिलाई कि लोगों की जुबान पर इनका नाम आ गया। हाई विंडोज़ जो है टर्न्ड हिम इनटू नेशनल मॉन्यूमेंट। हाई विंडोज़ नामक जो पोएम थी वो नॉन नेशनल मॉन्यूमेंट, यानी इनको एक राष्ट्र के प्रतीक के रूप में जाना जाने लगा फिलिप लार्किन को। अवार्ड जो उनको मिले थे वो क्वींस गोल्ड मेडल मिला था पोइट्री के लिए, और पोइट लॉरेट उनको 1984 में बनाया गया था। आपकी जो कमिंग पोएम है, तो कमिंग पोएम जो है वो डिस्क्राइब करती है, क्या डिस्क्राइब करती है? हिज चाइल्डहुड,
उनके बचपन को, एज अ फॉरगॉटन बोर्डम, एक ऐसा बचपन जो कि काफ़ी बोरिंग था उनके लिए, तो उस फॉरगॉटन बोर्डम के रूप में ये जो पोएम है आपकी कमिंग वो डिस्क्राइब करती है लार्किन को। पोएम काफ़ी ज़्यादा सिंपल और ल्यूसिड लैंग्वेज में लिखी हुई कविता है, ठीक है। इस कविता के बारे में यदि बात करें तो ये जो पोइट्री है, ये जो पोएम है, वो काफ़ी सिंपल वे में डिस्क्राइब यहाँ किया गया है फिलिप लार्किन ने इस पोएम को। तो पोएम के बारे में हम लिखेंगे, थोड़ा हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं पोएम का। देखिए पोएम है आपकी कमिंग, ठीक है। ये इनका एक वॉल्यूम था लेस रिसीव्ड, तो इनका एक पोइट्री वॉल्यूम तो जो था लेस रिसीव्ड नाम से, उस वॉल्यूम से इस कविता को इन्होंने लिया गया है। तो लेस रिसीव्ड आपका क्या हो गया इनका, द लेस रिसीव्ड लगे, वॉल्यूम का नाम है तो द आगे लगाना पड़ेगा, द लेस रिसीव्ड ये वॉल्यूम का नाम है, ठीक है। पोएटिक वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब होता है बेटा संस्करण, वॉल्यूम का मतलब होता है संकलन, ठीक है। एक तरह से आप कह सकते हैं संकलन, एक ऐसा संस्करण, एक ऐसा एडिशन जो कि एक संकलन के रूप में हो, जिसमें कि काफ़ी सारी जो पोइट्रिक जो पार्ट्स हैं या पोएम्स हैं वो इंक्लूड हों, ठीक है। तो ये जो पोएम थी, इस कविता को लिया गया है इनके कलेक्शन ऑफ पोएम्स, पोइट्रिक वॉल्यूम। दूसरे अर्थों में मैं इसे लिख देता हूँ, पोइट्रिक वॉल्यूम क्या होता है, कलेक्शन ऑफ पोएम्स। तो उनका कलेक्शन ऑफ पोएम है द लेस रिसीव्ड, उससे इस कविता को लिया गया है, ठीक है। अब ये क्या बताती है, ये कविता जो है कमिंग, ये क्या बताती है, उसकी किनशिप को शो करती है। यहाँ लिख देता हूँ मैं किनशिप, ठीक है, यानी कि उसकी किनशिप को, उसके रिलेशन को शो करती है। किनशिप का मतलब सगे संबंधी होता है, यहाँ मैं बता देता हूँ रिलेशन। अब उसका रिलेशन काय के साथ शो करती है, विद एनवायरनमेंट। तो उसका जो रिलेशन है वो एनवायरनमेंट के साथ ये कविता जो है वो शो करती है कमिंग, ठीक। अब इसके बाद देखते हैं कि ये कविता जो है वो पोइट के मूड को भी डिस्क्राइब करती है, वो भी जब विंटर आती है तब, ठीक है। तो ये कविता क्या डिस्क्राइब करती है, डिस्क्राइब्स, ठीक है, क्या डिस्क्राइब करती है, पोइट्स मूड एट द एंड ऑफ विंटर एंड कमिंग ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। तो ये कविता पोइट की मूड को डिस्क्राइब करती है विंटर के एंड पर, यानी विंटर जो है वो एंड होने को है और आपकी जो स्प्रिंग है वो अब आने को है, ठीक है। यानी कि नेचुरल एक एटमॉस्फेयर जो है वो डिस्क्राइब किया गया है। इस कविता को जब पढ़ते हैं तो शैली ने एक काफ़ी अच्छी, शैली ने, पीवी शैली ने काफ़ी एक अच्छी ओड लिखी थी, ओड टू द वेस्ट विंड, ठीक है। ओड टू द वेस्ट विंड में भी वो स्प्रिंग की बात करते हैं, ठीक है। अब वो स्प्रिंग को लेकर के क्या कहते हैं कि इफ़ विंटर कम्स, काफ़ी पॉपुलर लाइन है शैली की कि इफ़ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। तो ये पीवी शैली की ये पंक्तियाँ हैं और टू द वेस्ट विंड से ली गई हैं कि इफ़ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, यानी कि जब सर्दियाँ जो है आती हैं तो क्या बसंत ऋतु दूर होती है, नहीं, सर्दियों के समाप्त होते ही बसंत ऋतु भी आने लगती है, ठीक है। अब यहाँ विंटर और स्प्रिंग से क्या मतलब है, यहाँ विंटर और स्प्रिंग से मतलब है दुख और सुख, यानी कि दुख जब आते हैं तो सुख भी शीघ्र ही आते हैं दुखों के समाप्त होने पर। तो यहाँ लार्किन ने सिंपल वे में जो बातें की हैं इस पोइम के अंदर, वो सिर्फ ये बताया है कि विंटर के एंड का एक दृश्य है, एक सीन है, उसको डिस्क्राइब किया गया है और वो काफ़ी ज़्यादा अपने उल्लासित नज़र आते हैं, एक्साइटेड नज़र आते हैं एट द टाइम ऑफ कमिंग ऑफ स्प्रिंग, यानी कि बसंत ऋतु के आने के समय वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी मूड में नज़र आते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद कवि जो है इस कविता के अंदर कोशिश करते हुए, कई कोशिश, टू फॉरगेट, वो भूलने की कोशिश कर रहा है, क्या, अनइवेंटफुल एंड बोरिंग
चाइल्डहुड, उसका बचपन जो कि बिना किसी घटना के व्यतीत हुआ, उसका बचपन जो कि काफ़ी बोरिंग सा रहा, उस बचपन को भूलने की कोशिश करता है इस कविता के अंदर। तो कविता क्या है? कविता है हमारी कमिंग। कमिंग कहाँ से ली गई है? पोइटिक वॉल्यूम है द लेस रिसीव्ड, यहाँ से इस कविता को उठाया गया है। किनशिप यानी ये कविता जो है वो शो करती है रिलेशन को, किनशिप को एनवायरनमेंट के साथ, पोइट का। डिस्क्राइब करती है कविता पोइट के मूड को एट द एंड ऑफ विंटर, वो भी विंटर के एंड पर, एंड कमिंग ऑफ स्प्रिंग, और स्प्रिंग के आने के बारे में बताती है। यहाँ इस कविता के अंदर जो पोइट है वो कोशिश करते हुए टू फॉरगेट अनइवेंटफुल एंड बोरिंग चाइल्डहुड, अपने ऐसे चाइल्डहुड बचपन को भूलने के लिए, वो बचपन जो कि बोरिंग रहा और अनइवेंटफुल यानी बिना किसी एक आश्चर्यजनक घटना के रहा। तो ये आपकी पोइम के बारे में थी। अब हम पोइम के लेंगे, पोइम पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट नाउ योर पोएम कमिंग। In this poem, you will find a natural description with natural atmosphere, with simple diction, and lucid language. तो यहाँ देखिए, on longer evening, on longer evening, बात का ही निकल के evening, ठीक है। छोटी छोटी लाइन है इसमें कविता की। ऑन लॉन्गर इवनिंग्स, लाइट चिल एंड येलो, इवनिंग्स है कॉमा लाइट, पे लाइट के बारे में बताया है। लाइट कैसी है? चिल है, और कैसी है? येलो, चिल एंड येलो, एंड येलो, ठीक है। तो ऑन लॉन्गर इवनिंग्स, लाइट चिल एंड येलो, बेस द सीरेन, बेथ द सीरेन, बेथ द सीरेन। फिर इसके बाद दिया है फोर हेड्स ऑफ हाउसेस, फोर हेड्स ऑफ हाउसेस, हाउसेस यहाँ फुल स्टॉप है। तो हमारी ये 4 लाइनें हुई, एक क्वार्टर हो गया। तो अब इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, ऑन लॉन्गर इवनिंग्स, पहली लाइन में आपको मालूम पड़ जाएगा कि कौन से सीज़न की बात हो रही है। लॉन्गर इवनिंग्स, गर्मियों में दिन जो होता है वो लंबा होता है, सर्दियों में जो रातें होती हैं, शाम जो होती है वो लंबी होती है। तो यहाँ ऑन लॉन्गर इवनिंग्स, इवनिंग कैसी है हमारी? लॉन्ग है, ठीक है। तो ये कौन सा सीज़न हो जाएगा? सीज़न इज, कौन सा सीज़न हो जाएगा? दैट इज विंटर, दैट इज विंटर। ऑन लॉन्गर इवनिंग्स यानी कि लंबी सर्दियों में, लंबी शामों में, सॉरी, लंबी शामों में। लंबी शामें कहाँ होती हैं? सर्दियों में होती हैं। तो सर्दियों में एटमॉस्फेयर कैसा होगा? चिल। चिल का मतलब हो जाता है, यू कैन राइट डाउन कोल्ड। लाइट कैसी है? लाइट जो है डिम है। क्यों डिम है? क्योंकि कोल्डनेस है। और लाइट कैसी है? येलो, डिम इसीलिए मैंने लिखा क्योंकि लाइट कैसी है? येलो, ठीक है। तो क्या बताया गया है? ऑन लॉन्गर इवनिंग्स यानी उन लंबी शामों में, सर्दियों की लंबी शामों में, ठीक है, जो लाइट है वो कैसी है? येलो है, यानी काफ़ी डिम है, चिल है, और आपके साथ में क्या है? ठंडक है, एक कोल्ड एटमॉस्फेयर है, ठीक है। एक कोल्ड एटमॉस्फेयर यहाँ दिया है। बेद, देखिए BATH, बाथ बोलते हैं, इसका मतलब होता है स्नान, ठीक है। ये आपके नाउन के रूप में होता है। एक होता है BATH, बेद, ये आपकी वर्ब होती है, और इसका मतलब होता है स्नान करना या नहलाना, ठीक है। तो यहाँ बेद द सीरीन, अब ये लाइट जो है ये बेद करते हुए यानी नहलाते हुए, द सीरीन, पहले सीरीन का मतलब बता दूँ बेटा। सीरीन का मतलब होता है आपका काम एंड क्वाइट। सीरीन का मतलब होता है काम एंड क्वाइट। क्या का मतलब है? दैट इज सीरीन, ठीक है, काम एंड क्वाइट। और बेद, बेद का मतलब आपका होगा नहलाना। कौन नहला रहा है? ये जो लाइट है वो नहला रही है। किसको नहला रही है? काम एंड क्वाइट, बिल्कुल शांत पड़े हुए। फोर हेड्स ऑफ द हाउसेज, फोर हेड्स का मतलब वैसे होता है बेटा माथा।
फोर हेड्स का मतलब ऐसे क्या होता है बेटा, माथा, लेकिन यहाँ हम फोर हेड्स का मतलब क्या लेंगे, यहाँ हाउस फ्रंट्स, FRONTS, फ्रंट्स ऑफ हाउस, यानी घरों के सामने के स्थान को। अब इवनिंग की लाइट है, डिम सी लाइट है, कोल्ड एटमॉस्फेयर है, तो जो हाउस के जो फ्रंट पोर्शन हैं, जो सामने के जो भाग हैं, उस पर वो रोशनी पड़ते हुए हैं, तो ऐसा लगता है मानो ये रोशनी जो है घर के सामने के भागों को नहला रही हो, घर के सामने भागों को अपनी उस ठंडक से, अपने उस पीलेपन से तरबतर कर रही हो। तो इस तरह से ये जो 4 पंक्तियां हैं, एक बार फिर से रिवाइज के देता हूँ। ऑन लॉन्गर इवनिंग्स लाइट चिल एंड येलो बेथ द सीरीन फोरहेड्स ऑफ हाउसेस। ऑन लॉन्गर इवनिंग्स, लंबी शाम में, मैंने बता दिया सर्दियों की होती है तो इवनिंग आ जाएगा। लाइट चिल एंड येलो, अब लाइट यानी कि रोशनी है, कैसी है, डिम है, क्योंकि येलो आपके लिए दे रखा है। चिल है, लाइट यानी कि कोल्ड है, यानी एटमॉस्फेयर कैसा है, सर्दियाँ होने के कारण से कोल्ड है। बेथ द सीरीन फोरहेड्स ऑफ द हाउसेस, घर के जो सीरीन फोरहेड्स हैं, यानी कि वो शांत पड़े हुए जो फ्रंट पोर्शन है, सामने के जो घरों के भाग हैं, उन पर वो रोशनी पड़ रही है, और ऐसा प्रतीत होता है मानो ये जो रोशनी है ये नहलाते हुए हो उन घरों के सामने के भाग को, अपनी उस आह्वा से, अपने उस पीलेपन से और ठंडक से। ठीक है, ये पंक्तियाँ थीं। इसके बाद की पंक्तियाँ मैं लूँगा अब। देखिए, इसके बाद की पंक्तियाँ हैं, आ थ्रश सिंग, THRUSH, अथ्रश, थ्रश जो है बेटा वो वर्ड के लिए आता है, वो थ्रश सिंग्स, कॉमा आ जाएगा। मैंने कहा ना छोटी छोटी इसमें फ्रेजेस के रूप में लाइंस जो है वो ले रखी हैं अपनी, एक छोटे क्लॉज के रूप में यहाँ जो है वो अपनी पोइटिक लाइंस हैं। फिर दिया है लॉरेल सराउंडेड, लॉरेल सराउंडेड, आ थ्रश सिंग्स लॉरेल सराउंडेड इन द डीप बेयर गार्डन, in the deep bare laurel surrounded in the deep bare garden, its fresh peeled boys, यहाँ कॉमा है, its fresh peeled boys, ठीक है, its fresh peeled boys astonishing the brickwork, astonishing the brick work। सॉरी, तो देखिएगा, अथ्रशिंग्स, अगली पंक्तियाँ हैं, अथ्रशिंग्स लॉरेल सराउंडेड इन द डीप बेयर गार्डन, इट्स फ्रेश फील्ड बॉयज एस्टोनिशिंग द ब्रिक वर्क। अब देखिए यहाँ थ्रश क्या है। थ्रश बेटा आपका एक सिंगिंग वर्ड होता है, एक छोटा सा वर्ड होता है। थ्रश के लिए हम यहाँ यूज लेंगे सिंगिंग बर्ड। किसके लिए लिया? थ्रश के लिए। ठीक है, कस्तूरी का नाम का पक्षी होता है, जनरली कहने को तो ऐसे कहा जाता है, लेकिन थ्रश आप सिंगिंग बर्ड के रूप में ले सकते हैं। लॉरेल, लॉरेल आपकी बेटा एक श्रब होती है, एक श्रब होती है, बुश कह लीजिए, यानी कि एक तरह से झाड़ी हो गई। और कहीं कहीं लिटरेचर में आपके लॉरेल का एक प्लांट जो बड़ा सा हो जाता है तो पेड़ के रूप में भी कहीं कहीं लॉरेल को शो किया गया है। तो यहाँ हम लेंगे फिलहाल, क्योंकि अपनी जो ये थ्रश जो वर्ड होती है वो झाड़ियों में बैठी कर ये गाना गाती है, गीत गाती है। तो लॉरेल सराउंडेड हो गया। इन द डीप बेयर गार्डन, देखिए यहाँ दे रखा बेयर गार्डन, बेयर का मतलब हो गया क्या? खाली। बेयर का मतलब क्या हो गया? खाली। अब खाली सा गार्डन, अब पेड़ पौधे तो होंगे, ठीक है। अब खाली क्यों है? लीव्स, लीवलेस ट्री, पेड़ों की जो पत्तियां हैं ना वो लगभग उस विंटर के होने के कारण से वो क्या हो गई हैं? वो झड़ सी गई हैं। ठीक है, यूँ कह सकते हैं कि गार्डन इज़ वेयर बिकॉज द ट्री हैव लॉस्ट देयर लीव्स ड्यूरिंग इंटेंसली कोल्ड विंटर। क्या? गार्डन इज़ वेयर बिकॉज द ट्रीज इन द गार्डन हैव लेफ्ट देयर लीव्स, ऐसे कह लीजिए, कैसे भी कह लीजिए। ठीक है, तो बेयर गार्डन का मतलब लीवलेस ट्रीज हो गए, यहाँ खाली पेड़ जो हैं। इट्स फ्रेश पील्ड बॉयज,
फ्रेश फील्ड वॉइस देखिए, इस फ्रेश फील्ड वॉइस जो फ्रेज है इसको आप फ्रेश वॉइस के रूप में ही ले सकते हैं, फ्रेश वॉइस। अब पील का मतलब क्या होता है बेटा? पील का मतलब होता है छीलना, यानी आप स्किन जो है वो हटाते हुए होते हैं। तो अब स्किन हटाते हुए आवाज़ आ रही है, स्किन हटाते हुए आवाज़ आने से मतलब है यहाँ हम ले सकते हैं फ्रेश शार्प वॉइस, ठीक है। पील यानी छीलना होता है, यानी स्किन को हटाना होता है किसी फ्रूट से या वेजिटेबल से, तो वो पीलिंग हो गया। अब यहाँ वर्ड अपनी स्किन थोड़ी हटाएगा, ठीक है, यानी कि उसकी वॉइस जो है वो कैसी है? शार्प है। एस्टोनिशिंग, एस्टोनिशिंग का मतलब हो गया आपका सरप्राइजिंग। द ब्रिक वर्क, ब्रिक होती हैं ईंटें, और ईंटें और वर्क यानी कि वही बिल्डिंग्स। अब यहाँ बिल्डिंग कौन सी हो जाएंगी? जो पिछले स्टेंजा में हमने देखा था वो क्या थे? हाउसेस। वो क्या थे? हाउसेस। तो हम एक एक करके समझते हैं। देखिए, नेचुरल एटमॉस्फेयर लिया था पहले स्टेंजा में। जब नेचुरल एटमॉस्फेयर की बात की थी तब उसने क्या कहा था कि शामें कैसी हैं? लंबी हैं। शामें लंबी हैं यानी कि विंटर का टाइम है। विंटर का टाइम है तो लाइट कैसी होगी? लाइट होगी आपकी कोल्ड, ठीक है, कोल्ड एटमॉस्फेयर हो गया पहली चीज़ तो। दूसरा लाइट कैसी थी? दूसरा लाइट थी डिम, ठीक है। अब वो डिम लाइट थी वो किसको नहला रही थी? किसके ऊपर पड़ रही थी? वो घरों के उस फ्रंट पोर्शन पर, सामने के भाग पर जो थी वो रोशनी जो थी वो पड़ते हुए थी। ये पिछले हमने उसमें देखा था स्टेंजा में। आगे नेक्स्ट है कि आ थ्रश सिंग्स, यानी एक सिंगिंग बर्ड है वो अपनी गीत को गाते हुए है। नेचुरल डिस्क्रिप्शन फिर से दिया जा रहा है, प्राकृतिक वर्णन फिर से दिया जा रहा है कि एक थ्रश बर्ड है वो गीतों को गाते हुए है। और वो थ्रश बर्ड काय से सराउंडेड है? वो घिरी हुई है इस लॉरेल के श्रब से, इस लॉरेल के बुश से। इन द डीप बेयर गार्डन, और ये बुश कहाँ है? वो भी डीप बेयर गार्डन, उस गहरे से उस गार्डन बगीचे में है जिसके पेड़ों की पत्तियां जो है वो झड़ चुकी हैं, ठीक है। इट्स फ्रेश फील्ड, अब इट्स किसके लिए आ रहा है? ये आ रहा है थ्रश बर्ड के लिए, क्योंकि गीत तो वही गा रहा है। तो थ्रश बर्ड की जो आवाज़ है कैसी है? फ्रेश, बिल्कुल ताज़ा सी है, नई सी आवाज़ है। नई सी आवाज़ है मानो किसी नए गीत को गा रहा है। पील्ड काफ़ी शार्प उसकी क्या है? वॉइस है। एस्टोनिशिंग, अब इसका जो गीत है फ्रेश वर्ड का जो गीत, सॉरी थ्रश वर्ड का जो गीत है वो सरप्राइज कर रहा है अपने गीत से, क्यों? शाम का समय, अंधेरा है हल्का सा, ठीक है। तो वो अपने गीत से सरप्राइज कर रहा है ब्रिक वर्क को, यानी कि घरों को। घरों से मतलब हो गया पीपल हु आर लिविंग इन दोज हाउसेज। घर से मतलब ये हो गया, ठीक है। तो अब आपका क्या दिया देखिएगा, मैं फिर से लेता हूँ। थ्रशिंग सिंग्स लॉरेल सराउंडेड इन द डीप बेयर गार्डन, इट्स फ्रेश फील्ड बॉयज एस्टोनिशिंग द ब्रिक वर्क। ये आपका स्टेंजा था। थ्रश आपका सिंगिंग वर्ड हो गया, तो थ्रश सिंग्स यानी वो जो स्मॉल सिंगिंग वर्ड है वो अपनी किसी एक सॉन्ग को गाते हुए है। लॉरेल सराउंडेड, ये बैठा हुआ है लॉरेल की उस झाड़ी में, चारों लॉरेल की पत्तियों से घिरा हुआ बैठा हुआ है। इन द डीप बेयर गार्डन, ये जो झाड़ी है ये कहाँ है? उस गहरे से उस बगीचे के अंदर है, गार्डन में है, जहाँ लीवलेस ट्रीज हैं यानी कि पेड़ों पर पत्तियाँ नहीं हैं। इस फ्रेश फील्ड वॉइस, इसकी जो वॉइस है थ्रश वर्ड की जो वॉइस है वो काफ़ी फ्रेश है, काफ़ी शार्प है। एस्टोनिशिंग द ब्रिक वर्क, और इसका जो साउंड है वो एस्टोनिश करते हुए है उस ब्रिक वर्क को, यानी कि उस बिल्डिंग को, उस इमारत को। तो बेटा ये हमारा नेक्स्ट स्टेंजा था। बाकी का पोएम काफ़ी सिंपल है, आप देख ही रहे होंगे, और सिंपल वे में आई विल जस्ट ट्राई टू डिस्क्राइब इट, और सिंपल वे में ही डिस्क्राइब किया जा रहा है, आराम से समझ में आ रहा होगा। नहीं आए तो आप यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन एनी टाइम, ओके। और बाकी का रेस्ट ऑफ द पोएम वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बेटा कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू।